नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 1 मई 2024 है। स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। सबसे पहले ना एक कोट है स्मिडले बटलर का, वार इज ए रैकेट। एक्चुअली ये इनकी बुक का नाम है वार इज ए रैकेट। इस बुक में स्मिडले बटलर ये बोलते हैं, देखो वार जो है ना शायद वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ना इस बिजनेस में प्रॉफिट डॉलर्स में काउंट होते हैं, लेकिन जो लॉस है ना वो लाइव्स में काउंट होता है। समझे? आप इतिहास उठा के देखेंगे ना, हमेशा से देखो युद्ध से ना कुछ लोगों को फायदा हुआ है, और वो लोग हमेशा युद्ध की वकालत करते रहे हैं कि युद्ध होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, और वो कुछ भी रीजन देते हैं युद्ध की वकालत करने के लिए, लेकिन असल में ना उनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। जैसे देखो अब यूएस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। यूएस का क्रिटिसिज्म भी हुआ काफ़ी ज़्यादा कि आप यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हो, इतना पैसा दे रहे हो, इतना हथियार दे रहे हो, बदले में तो ये युद्ध कंटिन्यू रहेगा, ये युद्ध कभी बंद होगा ही नहीं। और आप जो हथियार दे रहे हो उससे जो यूएस में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं उनके मालिकों को फायदा हो रहा है, और वो जो मालिक लोग हैं वो यूएस में जो वहाँ के सांसद हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कांग्रेस के, उनको पैसा दे रहे हैं, लोबिंग कर रहे हैं कि यूक्रेन को पैसा दिया जाए, यूक्रेन को हथियार दिया जाए। लोबिंग वो इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि उनको फायदा हो रहा है युद्ध से। फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में यूएस को बहुत फायदा हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार में यूएस ने इतने हथियार दिए फ्रांस वालों को, यूके वालों को, बेच बेच के यूएस से अमीर हो गया, यूएस से एक बड़ा सुपर पावर बन के इमर्ज हुआ, और यूके का डिक्लाइन हो गया। तो युद्ध ना एक रैकेट की तरह है। जैसे देखो क्रिमिनल लोग रैकेट चलाते हैं ना, पैसा कमाते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को, तो वार भी ना एक रैकेट की तरह है। गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जान किसकी जाती है? गरीब लोगों की। नुकसान उनको होता है, और अमीर लोग जो हथियार प्रोड्यूस करते हैं उनको प्रॉफिट होता है। तो ये कोट आप दे सकते हो। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट से संबंधित। 10 साल पूरे हो गए इस एक्ट को आए, आज इंटरनेशनल लेबर डे है। दूसरा आर्टिकल इम्यूनाइजेशन से संबंधित है, और तीसरा आर्टिकल यूएस चाइना के बीच में रिलेशनशिप से संबंधित है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आज देखो इंटरनेशनल लेबर डे है, 1 मई है। आज से ना 10 साल पहले एक एक्ट इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ था जिसका नाम है स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। इस एक्ट में ना बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोविजंस थे जिनकी हम बात करेंगे, लेकिन जब ये एक्ट आया था ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन था। मतलब स्ट्रीट वेंडर्स को जो रेडी पे सामान वगैरह नहीं बेचते उनको एम्पावर करने वाला था। स्ट्रीट वेंडर्स देखो किसी भी सिटी की पॉपुलेशन में ना ऑलमोस्ट 2.5% होते हैं, और बहुत तरह की अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। जैसे देखो सब्जियां बेचना, फ्रूट बेचना, फास्ट फूड बेचना, गैस ठीक करवा लो, तमाम तरह की सर्विसेज। और आमतौर पे ना ये स्ट्रीट वेंडिंग का जो काम है ना वो अर्बन एरियाज में गरीब लोगों के द्वारा किया जाता है और माइग्रेंट वर्कर्स के द्वारा किया जाता है। आमतौर पे स्ट्रीट वेंडर्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर सामान बेचते हैं वो सस्ता होता है। वैसे देखो कायदे से तो मोहल्ला चेंज होते ही स्ट्रीट वेंडर्स के रेट बदल जाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पे इस मोहल्ले में ठीक ठाक पैसों वाले लोग रहते हैं तो वहाँ पे वो अपने सब्जियों के रेट बढ़ा देते हैं, फ्रूट्स के रेट बढ़ा देते हैं, और जहाँ पे इनकम लेवल कम है वहाँ पे आमतौर पे स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो सस्ती चीज़ें बेचते हैं। मतलब सब कुछ मार्केट के हिसाब से तय होता है, सिचुएशन के हिसाब से तय होता है। लेकिन एक बात साफ है, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं ना सिटीज़ में इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का काम करते हैं। समझे? आजकल तो ये ब्लिंकिट वगैरह ये सब लोग आ गए हैं, अदरवाइज तो सब्जी खरीदना हो तो आसपास इन्हीं स्ट्रीट वेंडर्स से सब्जी ज़्यादा खरीदी जाती थी। अब धीरे धीरे ऑनलाइन वाले ऑप्शंस भी सिटीज़ में लोगों के पास में उपलब्ध होने लगे हैं। तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब 1-2 चीज़ें और भी बोली जाती हैं। चलो देखो ये सब तो है ही, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का काम करते हैं। हमारे कल्चर में भी इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो मुंबई में वड़ा पाव है, चेन्नई में रोड साइड डोसा है,
दिल्ली के लोग मोमोज बहुत खाते हैं। तो ये सब ना अब इंडिया के कल्चर का एक पार्ट बन चुका है। तो इसीलिए स्ट्रीट वेंडर्स को बचाने के लिए ना 2014 में एक्ट आया था, 10 साल जिसे पूरे हो चुके हैं। नाम देखो ये था, स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे इस एक्ट में? देखो, सबसे पहली चीज, इस एक्ट में ना ये माना गया था कि स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो सिटी की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, इस वजह से उन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है और रेगुलेट करना जरूरी है स्ट्रीट वेंडर्स की सर्विसेज को। रेगुलेट आप कैसे करोगे? ये डिसाइड हुआ था कि ना सिटीज में अलग से वेंडर जोन इस्टेब्लिश किए जाएंगे और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जैसे रामू हैं उनको ना लाइसेंस दिए जाएंगे। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उनको बाकायदा लाइसेंस दिए जाएंगे और स्ट्रीट वेंडिंग का जो जोन होगा, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में पर्टिकुलर जोन है कि यहां पे स्ट्रीट वेंडर्स आके अपना सामान बेच सकते हैं, वहां पे उन्हें एक लीगल जगह भी दी जाएगी कि आपके लिए ये जगह है, आप यहां पे अपना सामान बेच सकते हो। इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे प्रोविजंस थे वेंडर्स के लिए भी और सरकार के लिए भी। सरकार के लिए ये प्रोविजन था कि जो स्ट्रीट वेंडिंग के लिए जोन होगा ना, पर्टिकुलर प्लेस होगा, वहां पे स्ट्रीट वेंडर्स आके सामान बेचेंगे और आपको वहां पे ना उनके वेलफेयर के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि देखो टॉयलेट्स वगैरह, पीने का पानी, ये सब चीजें। और स्ट्रीट वेंडर्स को ये बोला गया था, भैया आप अपने आप को रजिस्टर करवाइए, लाइसेंस लीजिए। इसके अलावा 2014 के एक्ट में यह भी बोला गया था कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करेंगे ना, उन सभी स्ट्रीट वेंडर्स को एकोमोडेट किया जाएगा वेंडिंग जोन में, उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को भी इंश्योर करने का प्रोविजन किया गया था। जैसे ना टाउन वेंडिंग कमेटी इस्टेब्लिश की जाएगी ताकि टाउन वेंडिंग कमेटी के साथ मिलके जो लोकल बॉडी है ना, जैसे दिल्ली में एमसीडी है, एमसीडी टाउन वेंडिंग कमेटी के साथ मिलके इस एक्ट को इंप्लीमेंट करे। और टाउन वेंडिंग कमेटी में ना 40% जो मेंबर होंगे वो तो देखो वेंडर्स ही होंगे, ये रेडी वाले, इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव होंगे 40% मेंबर्स, और वेंडिंग कमेटी में 33% मेंबर्स तो महिलाएं होंगी। इससे भी ज्यादा ग्रीवेंस रेड्रेसल का भी प्रोविजन किया गया था कि कमेटी का गठन किया जाएगा और जिस भी वेंडर को शिकायत है वो ग्रीवेंस रेड्रेसल कमेटी के पास में जा सकता है, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है और ग्रीवेंस रेड्रेसल कमेटी को चेयर किया जाएगा सिविल जज के द्वारा। तो ये सारे प्रोविजंस हमने डिस्कस कर लिए 2014 के एक्ट के। राइटर बोलते हैं, देखो बहुत बढ़िया ये एक्ट था, लेकिन उतना ही अच्छा होता अगर इस एक्ट की ना इंप्लीमेंटेशन अच्छी होती। इस एक्ट की ना इंप्लीमेंटेशन पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा पुअर रही है। जैसे सबसे पहली चीज एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है वेंडर्स को। जैसे जो लोकल अथॉरिटीज है ना, जैसे एमसीडी वाले हैं या फिर पुलिस वाले हैं, ये अभी ना सेंसिटाइज नहीं है। उनको लगता है कि ये जो वेंडर्स है ना, ये एक न्यूसेंस है, मतलब ट्रैफिक जाम करते हैं, शोर मचाते हैं, गंद फैलाते हैं और इनको तो बस इलीगल ढंग से ये काम करते हैं और इनको हमें हटाना है किसी भी सेंस में। मतलब इनको ना वेंडर्स को आज भी सिटी का इंटीग्रल पार्ट नहीं माना जाता है क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस देखो इवन वेंडर्स में भी नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं, पब्लिक में भी अवेयरनेस नहीं है और अथॉरिटीज में भी अवेयरनेस नहीं है। जो हमने बात की ना कि टाउन वेंडिंग कमेटी का गठित किया जाएगा, किया जाता है, लेकिन नाम की होती है ये टाउन वेंडिंग कमेटी। अर्बन लोकल बॉडी के ऊपर इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता टाउन वेंडिंग कमेटी का। और ज्यादातर इसमें जो महिलाएं होती हैं, 33% महिलाएं, वो सिर्फ सिंबोलिज्म होता है, कोई पावर नहीं होती, कोई महिला अपनी आवाज नहीं उठाती, बस फॉर्मेलिटी कर दी कमेटी गठित करके, ऐसा सिस्टम हो गया है। अब दूसरा बड़ा चैलेंज है गवर्नेंस लेवल पे। देखो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ना अर्बन गवर्नेंस की जिम्मेदारी किसकी? अर्बन लोकल बॉडी की। बट देखो ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे सिंक्रोनाइज होकर चल सकता है 2014 के स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के साथ, इस चीज पे सरकार ने कभी क्लैरिफाई किया ही नहीं। इस वजह से कंफ्यूजन्स बहुत रहती हैं। और देखो सिटीज में ना
सरकार का ना फोकस बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा होता है, जैसे ना बड़े बड़ी रोड्स बना दिए, बड़े बड़ा पुल बनवा दिए, उन प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस होता है। और स्ट्रीट वेंडर्स पे कभी भी सरकार का फोकस नहीं होता है सिटीज़ में। कई बार ना जो ये अर्बन लोकल बॉडीज़ होती है ना, इनके पास में रिसोर्सेज की कमी होती है। वेंडर्स की वो भलाई करना चाहते हैं कई बार, लेकिन उनके पास रिसोर्स नहीं होते, जगह नहीं है। कहाँ पे वेंडिंग जोन इस्टाब्लिश किया जाए? दूर दराज के एरिया में इस्टाब्लिश कर दिया जाएगा तो स्ट्रीट वेंडर्स वहाँ पे जाएंगे नहीं, उनकी चीज़ें वहाँ पे बिकेंगी नहीं। तो कई बार उनके पास में रिसोर्स नहीं होते, एक्सपर्टीज़ नहीं होती, कई बार पॉलिटिकल विल भी नहीं होती, मतलब सर्वे भी नहीं करवाया जाता है वेंडर्स की पहचान करने के लिए। ये भी दिक्कत है। तो ये दूसरा बड़ा चैलेंज है। तीसरा बड़ा चैलेंज देखो सोसाइटल लेवल पे है। इवन देखो पब्लिक को भी यही लगता है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो अर्बन डेवलपमेंट के लिए ना ऑब्स्टेकल हैं, बाधा हैं। मतलब घर के नज़दीक अगर स्ट्रीट वेंडर खड़ा होगा तो शिकायत लगा दी जाएगी कि भैया हमारे घर के नज़दीक क्यों आप काम कर रहे हो, यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही है, गंद फैलता है। तो शिकायत कर दी जाती है कि स्ट्रीट वेंडर को यहाँ से हटाया जाए। जब देखो हम वर्ल्ड क्लास सिटीज़ की परिकल्पना करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि दिल्ली, मुंबई ऐसे शहरों को ना दुबई बनाया जाए, सिंगापुर बनाया जाए। तो उस परिकल्पना में ना स्ट्रीट वेंडर्स तो कहीं भी नहीं आते। स्ट्रीट वेंडर्स तो लगता है कि जैसे न्यूसेंस हैं सिटीज़ के लिए, और सिटीज़ में इनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जो सामान खरीदना है शॉपिंग मॉल जाके खरीदो, इनसे नहीं। आज भी ऐसी सोच है बहुत सारे लोगों की। वे फॉरवर्ड में देखो राइटर ये बोलते हैं, एक्ट देखो ये अच्छा था 2014 वाला, बट इम्प्लीमेंटेशन अभी तक बहुत पुअर रही है। और इसके लिए ना टॉप से, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, यहाँ से क्लियर गाइडलाइंस आनी चाहिए, रिसोर्सेज आने चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है। और बाद में फिर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए कि अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं वो टाउन वेंडिंग कमेटीज के साथ मिलकर इस एक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट करें। लेकिन पहले ऊपर से क्लियर गाइडलाइंस, रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज, मॉनिटरिंग, वो तो सब हो। एक कोविड के समय ना एक अच्छी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, पीएम स्वनिधि स्कीम। स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक दिए गए थे ताकि वो फिर से अपना बिजनेस खड़ा कर सकें। और ये भी प्रोविजन किया गया था कि टाइमली रीपेमेंट की जाती है स्ट्रीट वेंडर्स के द्वारा, तो फिर एक क्रेडिट हिस्ट्री उनकी बनेगी और वो बाद में लोन के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं। आजकल तो देखो स्ट्रीट वेंडर्स ना और भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है। इतनी बेकार वाली हीट वेव आती है, लेकिन इतना गर्मी में भी बेचारे स्ट्रीट वेंडर्स काम करते रहते हैं। और स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, कंपटीशन हो गया है स्ट्रीट वेंडर्स में भी। और ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन चीज़ें बिकने लगी हैं, तो बहुत से लोग तो अब स्ट्रीट वेंडर से परचेज नहीं करते, जोमेटो, स्विगी यहाँ पे सामान ऑर्डर कर देते हैं। तो आवश्यकता देखो ये है, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है ना, वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आए। इनोवेटिव सॉल्यूशंस जैसे देखो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी का प्रोविज़न कर दिया, इंश्योरेंस का प्रोविज़न कर दिया कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे हीट वेव आ गया, काम नहीं कर सका कोई स्ट्रीट वेंडर 10 दिनों तक, तो फिर इंश्योरेंस से पैसा मिल जाए। ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशन अर्बन लोकल बॉडी को ढूंढने होंगे। और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो है ना, अर्बन एरियाज में गरीबी खत्म करने के लिए, इसमें एक सब कंपोनेंट है। सब कंपोनेंट वो स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित हैं। तो उस सब कंपोनेंट को ना 2014 वाले इस एक्ट से अपडेट किया जाए, समझे? मतलब नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का सब कंपोनेंट स्ट्रीट वेंडर से संबंधित और 2014 का एक्ट जो है, दोनों में आपस में कन्वर्जेंस होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एसेंशियल प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2024 का जो साल है ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए इम्यूनाइजेशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप पूछोगे सर इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है? देखो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई डिजीज़ है, उससे निपटना है, तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ना उस डिजीज़ से पहले से प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है, टीका लगाया जाता है, ताकि बॉडी को स्टिमुलेट करके ऐसी एंटीबॉडीज डेवलप की जा सके जो उस डिजीज से लड़ने में इंपॉर्टेंट है और इससे इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग हो। समझ गए? जैसे कोविड से निपटने के लिए वैक्सीन लगाई गई थी, वो भी एक एग्जाम्पल है इम्यूनाइजेशन का।
तो ये होता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। आज से ना 50 साल पहले WHO ने ना एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन लॉन्च किया था। यानी कई सारे डिजीज से लड़ने के लिए, कई सारे डिजीज ना हो ये इंश्योर करने के लिए बहुत बड़ा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन लॉन्च किया था। उस समय देखो हुआ ये था, स्मॉल पॉक्स वायरस इरेडिकेट होने वाला था। तो WHO को लगा यार स्मॉल पॉक्स वायरस तो अब खत्म होने वाला है, लेकिन स्मॉल पॉक्स वायरस को खत्म करने के लिए जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना मतलब जैसे वैक्सीन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन किया, सब कुछ है हमारे पास में। क्यों ना अब स्मॉल पॉक्स के अलावा भी दूसरे डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया जाए, यानी कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया जाए। तो WHO ने ऐसा ही किया 50 साल पहले। और WHO ने विभिन्न देशों को बोला कि आप अपने अपने देश में एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च कीजिए, क्योंकि स्मॉल पॉक्स वायरस तो अब खत्म होने वाला है। तो WHO के कहने पे ना विभिन्न देशों ने ये लॉन्च किया, भारत ने भी लॉन्च किया 1978 में एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम EPI। बाद में इंडिया ने 1985 में इसका नाम चेंज कर दिया और रख दिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब देखो 2 दशक पूरे हो गए, यानी 20 साल पूरे हो गए जब इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन हुआ था कि कैसे यह इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम काम कर रहा है, कितना एफिशिएंट है। तो राइटर कहते हैं अब देखो बिल्कुल सही समय है इस प्रकार के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स को इंडिया में इवैल्यूएट करने का। जब 1974 में इंडिया में वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई थी ना, तो उस समय सिर्फ 6 डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन आज 50 साल बाद ऑलमोस्ट 13 डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए टीका लगता है, बच्चों को लगता है। और इस आर्टिकल में पॉइंट भी है लास्ट में जिस पर राइटर फोकस करते हैं, सिर्फ बच्चों को क्यों लगता है, एडल्ट्स को क्यों नहीं लगता है, वो पॉइंट अभी आएगा। और राइटर कहते हैं कंटेक्स्ट स्पेसिफिक सिचुएशन में ना, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक सिचुएशन मतलब देखो अगर किसी को कोई कंडीशन है, पर्टिकुलर डिजीज है, वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, तो राइटर बोलते हैं ऐसी कंटेक्स्ट स्पेसिफिक सिचुएशन में बल्कि ना 17 एडिशनल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए भी टीका लगता है, वैक्सीनेशन होता है। अभी रिसर्च चल रही है कि 13 क्यों, 125 डिजीज को होने से रोकने के लिए पहले से वैक्सीनेशन होना जरूरी है। इस पर रिसर्च चल रही है कि एक टीका लगे या फिर 2-3 टीके लगे और 125 डिजीज से सुरक्षा हो जाए अभी, लेकिन इस पे रिसर्च चल रही है। देखो ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ना, ये बहुत बड़ी सक्सेस है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है कि अर्ली 1970s में ना लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में सिर्फ 5% बच्चे ऐसे होते थे जिनको DPT की 3 डोजेज लगी होती थी, लेकिन ना अब ग्लोबल लेवल पे 2022 में 84% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये डोज लगी होती हैं। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की सहायता से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट किया जा चुका है, पोलियो एलिमिनेट किया जा चुका है 2 देशों को छोड़ के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और भी कई सारी वैक्सीन जो पहले लगती थी आज नहीं लगती, क्योंकि वो डिजीज आज के समय में कोई खतरा नहीं है। तो ये हमने अचीव किया है। इंडिया में देख लीजिए 2019-21 के बीच में 76% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रिकमेंडेड वैक्सीन लगवाई होती हैं, समझे। तो देखो जब से ये एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ना, तब से अभी तक लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो कोई बच्चा है, अब उसको टीका ना लगा होता, मान लीजिए कोई डिजीज है जैसे रुबेला है, रुबेला से प्रिवेंशन का टीका ना लगा होता और बाद में उस बच्चे को रुबेला हो गया होता तो कितना नुकसान होता। हेल्थ केयर पे कॉस्ट आता, खर्चा आता हेल्थ केयर का, वो बच्चा आगे जाके ठीक से डेवलप नहीं हो पाता, ठीक से पढ़ लिख नहीं पाता, तो देश की इकोनॉमी में कम कंट्रीब्यूट करेगा, देश की इकोनॉमी को कितना नुकसान है। और दूसरा देखो बच्चे के परिवार वालों को कितना मेंटल टोल होता है, उस चीज़ का तो कोई काउंटिंग ही नहीं है, मतलब वो तो नंबर में नहीं आ सकता कि परिवार कितना डर झेलता है जब कोई परिवार का बच्चा बीमार हो जाता है। तो ना राइटर एक एग्जाम्पल देके बोलते हैं $1 अगर वैक्सीनेशन पे खर्च किया गया है ना, तो ये रिटर्न बहुत देता है।
7 से 11 गुना रिटर्न देता है अगर $1 खर्च किया गया है वैक्सीनेशन पे। समझे? इसके बाद राइटर बोलते हैं, वैसे देखो आमतौर पे हमने कल भी आर्टिकल डिस्कस किया था, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ना ज्यादातर हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इम्यूनाइजेशन के मामले में, वैक्सीनेशन के मामले में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आगे हैं। 85 से लेकर 90% जो वैक्सीन है ना वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज के द्वारा डिलीवर की जाती हैं। वैक्सीनेशन के मामले में प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत पीछे हैं और जनरली हेल्थ केयर ज्यादा प्रोवाइड की जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा। अब ना राइटर ये बोलते हैं चैलेंजेस भी हैं। चैलेंज देखो, जैसे 10 सालों में ना पहली बार ऐसा हुआ कि 2021 में चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन की जो कवरेज है ना कम हो गई। 2022 में ग्लोबली यानी वर्ल्ड लेवल पे 14.3 मिलियन बच्चे ऐसे जिनको 0 डोज लगी, मतलब कोई वैक्सीन उन्होंने नहीं लगवाई, और 6.2 मिलियन यानी 62 लाख बच्चे ऐसे जिनका पार्शियली इम्यूनाइजेशन हुआ, सारी वैक्सीन नहीं लगी। हमारे देश में भी देखो इनइक्विटी काफी ज्यादा है, मतलब कई एरियाज में इम्यूनाइजेशन अच्छा है, कई एरियाज में अच्छा नहीं है। सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस भी डिसाइड करती है कि वैक्सीनेशन होगा या नहीं होगा। जैसे जो पढ़े लिखे परिवार हैं कई बार वो टीका लगवा लेते हैं, इस मामले में ज़्यादा सीरियस होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि गरीब परिवारों में अवेयरनेस की कमी होती है। अब जैसे ईंट भट्टे पे कोई मजदूर काम कर रहे हैं, उनको इतना नहीं पता होता कि छोटे बच्चे को ये टीका लगवाना जरूरी है, आगे जाके डिजीज से सुरक्षा मिलेगी, तो इनइक्विटी है। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो अभी तक ना अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि ये जो वैक्सीन है ना सिर्फ बच्चों के लिए है, बट देखो ऐसा नहीं है। 225 साल का इतिहास है जब से देखो फर्स्ट वैक्सीन बनाई गई थी स्मॉल पॉक्स से लड़ने के लिए 1798 में। उस समय ना ये वैक्सीन, ये स्मॉल पॉक्स वाली वैक्सीन सभी एडल्ट्स के लिए थी, मतलब सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए थी, ना सिर्फ एडल्ट्स के लिए। बाद में देखो फर्स्ट एंटी रेबीज वैक्सीन बनी, फर्स्ट एंटी कोलेरा वैक्सीन बनी, एंटी टाइफाइड वैक्सीन बनी 1880 से लेके 1890s के बीच में। ये भी सारी की सारी प्राइमरली एडल्ट्स के लिए थी। वर्ल्ड की पहली एंटी प्लेग वैक्सीन 1897 में इंडिया में डेवलप हुई। यह भी देखो सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए थी, ना सिर्फ बच्चों के लिए। इवन BCG वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट इंट्रोड्यूस की गई हमारे देश में 1951 में एक नेशन वाइड कैंपेन में। इसमें भी ना सभी एडल्ट पॉपुलेशन को टीका लगा, ना कि सिर्फ बच्चों को। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ये भी ना एडल्ट्स और चिल्ड्रन सबको एक साथ लगाई जाती है, ना सिर्फ बच्चों को। इवन कोविड की वैक्सीन लगी, सबको लगी, ना सिर्फ बच्चों को। एक्चुअली में बात यह है कि ना शुरुआत में 50 साल पहले ना रिसोर्सेज कम थे, वैक्सीन उतनी ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं होती थी, ट्रेंड वर्कफोर्स की कमी थी, सरकार के पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो ना चिल्ड्रन को प्रायोरिटाइज किया गया कि पहले बच्चों को वैक्सीन लगवाओ भैया, उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना जरूरी है, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। लेकिन आज ना वो सारी दिक्कतें नहीं है। आज सरकार के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ट्रेंड वर्कफोर्स की कमी नहीं है, वैक्सीन की सप्लाई की कमी नहीं है। तो अब ना सिर्फ बच्चों के अलावा इवन एडल्ट्स को भी वैक्सीन लगनी चाहिए। सरकार ने देखो इस दिशा में कदम भी उठाए हैं, जैसे HPV वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर्स के अगेंस्ट, ये टीनेजर गर्ल्स के लिए सरकार ने इसका प्रोविजन किया है। बट देखो आगे भी सरकार को बढ़ना चाहिए। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप अगर रिकमेंड करे कि हाँ एडल्ट्स को ये वैक्सीन लगनी चाहिए या फिर सभी एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए और उनको फ्री अवेलेबल करवाया जाए गवर्नमेंट फैसिलिटीज पे, तो फिर देखो ज्यादा से ज्यादा ना एडल्ट्स भी वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आए, अवेयरनेस फैले। और अभी ना वैक्सीन के साथ में काफी मिथ एंड मिसकंसेप्शंस होते हैं कि वैक्सीन से साइड इफेक्ट काफी ज्यादा होते हैं, जैसे कोविड वैक्सीन के भी बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। कई बार दूसरे डिजीज, जैसे पहले ना पोलियो की वैक्सीन के साथ बहुत सारे मिथ अटैच थे, अमिताभ बच्चन से ऐड करवाई कि पोलियो की वैक्सीन सुरक्षित है। तो इन मिथ को एड्रेस करना जरूरी है। इस मामले में सरकार एक्शन ले सकती है, सरकार कैंपेन चलाए, कम्युनिकेशन वाले एजुकेट करे जनता को। इस मामले में डॉक्टर्स की जो एसोसिएशंस हैं वो भी मदद कर सकती हैं अवेयरनेस फैलाने में कि एडल्ट्स और एल्डर सिटीजन्स के लिए भी वैक्सीन जरूरी है।
मेडिकल कॉलेज और रिसर्च संस्थान वाले जो हैं वो डेटा इकट्ठा करें कि ये डिजीज जो है अडल्ट पॉपुलेशन पे कितना बर्डन डालते हैं, तो क्यों ना उनको भी वैक्सीन लगनी चाहिए ताकि उनके भी जानें बचाई जा सकें। और देखो एक रिसर्च ये कहती है कि आप ना जब भी कोई नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस करते हो ना, जैसे बच्चों को 13 डिजीज से प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन लगाई जाती है, नए डिजीज आपने ऐड कर दिए, तो ना फिर बाकी एज ग्रुप के लोगों में भी अवेयरनेस आती है, बाकी एज ग्रुप में भी वैक्सीन की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होती है। तो इसलिए सरकार समय समय पे बच्चों के लिए जो वैक्सीन लगती है ना उसमें भी नई वैक्सीन को ऐड करे, नए डिजीज को ऐड करे, और इससे फिर एडल्ट्स में भी अवेयरनेस आएंगी और वो भी वैक्सीन के लिए आगे आएंगे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इम्यूनाइजेशन से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो यूएस चाइना रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, यूएस के फॉरेन मिनिस्टर यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ये चाइना में गए और चाइना के टॉप ऑफिशियल्स, इवन चाइना के राष्ट्रपति के साथ इन्होंने ना डिटेल्ड बातचीत की। यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना ब्लिंकन, इन्होंने इस बात पे फोकस किया कि ना दोनों देशों के बीच में भी राइवलरी है ना यूएस और चाइना के बीच में, ये कन्फ्लिक्ट में तब्दील नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में कंपटीशन है, ये बात सही है, लेकिन ना जिन इश्यूज पे ये आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं उन इश्यूज पे कोऑपरेट करना चाहिए। जैसे देखो वर्ल्ड के कुछ इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज है, इसके अलावा नारकोटिक्स हैं, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहां पे दोनों देशों को कोऑपरेट करना चाहिए, दोनों देशों को मिल के काम करना चाहिए। देखो कोल्ड वार जब चल रहा था ना यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, उस कोल्ड वार के ना बहुत ज्यादा नुकसान हुए। कोल्ड वार के दौरान ना प्रोक्सी वार चल रहा था। प्रोक्सी वार मतलब डायरेक्टली नहीं लड़ रहे थे दोनों देश, बट अपने प्यादों के थ्रू लड़ रहे थे, दूसरे देशों के थ्रू लड़ रहे थे। बट देखो पूरा वर्ल्ड डरता रहता था कि यार इनके बीच में डायरेक्ट युद्ध स्टार्ट हो गया ना, न्यूक्लियर वेपन्स भर भर के हैं दोनों देशों के बीच में, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज होगा, पूरा जो वर्ल्ड है वो तबाह हो जाएगा। और इकोनॉमिक रिलेशंस भी बहुत पुअर थे। यूएस के ग्रुप में जो लोग थे वो ट्रेड नहीं करते थे, यूएसएसआर के ग्रुप के लोगों के साथ में वर्ल्ड पूरी तरह से डिवाइडेड था। ग्लोबल इकोनॉमी उतना तेजी से आगे नहीं बढ़ रही थी। अगर कोऑपरेशन होता, अगर ट्रेड चलता तो इसका फायदा वर्ल्ड को होता। इतना पैसा जो हथियारों पे लगा, वो पैसा अगर गरीबी मिटाने के लिए यूज होता तो मानव सभ्यता को बहुत फायदा होता। तो एक्सपर्ट्स नहीं चाहते कि जैसी सिचुएशन कोल्ड वार के दौरान थी वैसी ही सिचुएशन आज के समय में पैदा हो, समझे। तो इस विजिट के दौरान ना अमेरिका ने कंसर्न जाहिर किए कि चाइना जो है वो रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है। बदले में चाइना ने ये बोला, अरे भाई तुम तो बड़े दोगले आदमी हो यार, मतलब एक तरफ तुम लोगों ने $61 बिलियन दे दिए यूक्रेन को, सीधा सीधा हथियार दिए उनको, हम तो जेन्युइन ट्रेड कर रहे हैं रशिया के साथ, उससे भी आपको दिक्कत है, और आप खुले आम दिन दहाड़े यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हो, उनको हथियार दे रहे हो। चाइना ने यूएस को यह भी बोला कि आपने ना ताइवान को सपोर्ट देने का वादा किया है, यह हमारा इंटरनल अफेयर है, आप इसमें क्यों इंटरफेयर करते हो ताइवान वाले मामले में। साउथ चाइना सी में आप फिलीपींस को सपोर्ट दे रहे हो। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में आपने ग्रुप्स बना लिए हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों के साथ में, तो ये गलत है ना, आप ऐसा क्यों करते हो। मतलब देखो यूएस और चाइना के बीच में जो डिस्ट्रस्ट है ना, अविश्वास है ना, वो कभी जाने वाला नहीं है। और यूएस नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट में साफ तौर पे चाइना को ना एक रिविजनिस्ट पावर बोला गया है। आप लोग पूछोगे सर ये रिविजनिस्ट पावर क्या होता है। रिविजनिस्ट पावर वो पावर होती है जो वर्ल्ड ऑर्डर में ना रिवीजन लाना चाहती है। अभी देखो सुपर पावर कौन है वर्ल्ड में, यूएस है। किसके बनाए रूल चलते हैं, यूएस के बनाए अभी भी। तो चाइना चाहता है वर्ल्ड ऑर्डर में ना रिवीजन होना चाहिए, यूएस के बजाय हम सुपर पावर बने और हमारे द्वारा बनाए रूल चलने चाहिए, हमारी दादागिरी चलनी चाहिए। तो यूएस को लगता है चाइना रिविजनिस्ट पावर है, हमें रिप्लेस करना चाहता है। इसीलिए ना यूएस ने चाइना को ना सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज को एक्सपोर्ट करने पर रोक लगाया हुआ है। मतलब यूएस नहीं चाहता कि सेमीकंडक्टर जैसी जो बिल्कुल सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है वो चाइना के हाथों में पड़े। इसके अलावा जैसा हमने डिस्कस किया, ताइवान को जो सपोर्ट यूएस देता है उसे डबल डाउन कर दिया गया है। फिलीपींस जो चाइना का दुश्मन है, नहीं बनती फिलीपींस की चाइना के साथ,
तो इसको यूएस ने सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया है डिफेंस के मामले में। साउथ चाइना सी में यूएस थोड़ा और एग्रेसिव हो गया है चाइना के अगेंस्ट, और जबकि दूसरी तरफ चाइना यूएस को ब्लेम कर रहा है, बोल रहा है कि ऐसी सिचुएशन में हम कैसे रिश्ते इंप्रूव करें जब आप ताइवान मामले में इंटरफेयर कर रहे हो। राइटर कहते हैं देखो ये बात सच है, ऐसा तो है नहीं कि दोनों देश दोस्त बन जाएंगे, लेकिन हाँ कोऑपरेशन का स्कोप है, कोऑपरेशन का स्कोप है, जैसे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके। अब यूएस में ना बहुत सारे लोग जोम्बी बनते जा रहे हैं, जोम्बी वाली ड्रग्स लेते हैं, उस ड्रग का नाम है फेंटनाइल। अब चाइना की कंपनीज ना ये ड्रग बहुत मैन्युफैक्चर करती हैं, चाइना और मैक्सिको की, और इन कंपनीज के थ्रू ये ड्रग यूएस में पहुंचती है। तो ना यूएस को चाइना की जरूरत है इस फेंटनाइल ड्रग के इलीगल ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। तो ये कुछ मामले हैं जहां पे दोनों देश आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिस्क से निपटना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट मामला है कोऑपरेशन का। 2023 नवंबर में जब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और बाइडेन आपस में मिले थे ना कैलिफोर्निया में, तो उन्होंने ये सब इश्यूज पे कोऑपरेशन करने का डिसाइड किया था। इवन मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों देशों के बीच में, ये भी डिसाइड हुआ था। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्क से निपटना, फेंटनाइल ड्रग की इलीगल ट्रैफिकिंग को रोकना, क्लाइमेट चेंज से निपटना, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, ये सब एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है। इस पे दोनों देश मिलकर काम करेंगे, ये डिसाइड हुआ था। तो अब उसी दिशा में एक कदम यूएस और चाइना ने बढ़ाया है, जो वैसे सही है। इंडिया को डरने की आवश्यकता नहीं है, इन दोनों देशों की कभी आपस में बनेगी नहीं। इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस हैं दोनों देशों की लड़ाई, मतलब डिफरेंसेस रहेंगे ही रहेंगे। तो इंडिया के कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है ना कि चाइना और यूएस की दोस्ती हो गई तो इंडिया कहाँ जाएगा, इंडिया को डर है। वो डर सही नहीं है, इन दोनों के आपस में कभी नहीं बनेगी। हाँ, कुछ कुछ इश्यूज को लेके कोऑपरेशन चलता रहेगा और ज़्यादा लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कन्फ्लिक्ट होगा, अगर ज़्यादा लड़ाई स्टार्ट हो गई फिर ये वर्ल्ड के लिए खतरा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन देखो स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित है और दूसरा क्वेश्चन इम्यूनाइजेशन से संबंधित है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं। 15-15 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।